आदिकाल। आज की क्लास में हम आदिकाल को करने वाले हैं, पॉइंट टू पॉइंट हम यहाँ पर बात करेंगे। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वहीं पर हम बात करेंगे। और फ्री बैच हिंदी साहित्य का ये फ्री बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब चैनल पर ही। और निःशुल्क बैच है तो भई मुझे लगता है आप सभी को फ़ायदा उठाना चाहिए, जो ज़्यादा गरीब बच्चे हैं, जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं ज़्यादा पैसा खर्च करना। देखो तो उन्हें तो कम से कम इन क्लासेस से ज़रूर जोड़ें सभी बच्चे, उनके पास शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को। बताना आपका काम है और ये कंटेंट अच्छा देना मेरा काम है। ठीक है? मैं उम्मीद करूँगी कि ये क्लास आपके लिए भई बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल क्या बल्कि आपके लिए वरदान साबित होने वाली हैं। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एचटेट हो, चाहे आपका डीएसएसबी हो, चाहे केवीएस, एनवीएस, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट। हिंदी साहित्य आप जानते हो सभी में आता है और ये हम डीपली बात करेंगे, बिल्कुल डीपली इस कंटेंट को करने वाले हैं। ठीक है? तो आज मैंने बता दिया, ये कल हमारी फर्स्ट क्लास थी, जो कि मेरा मन नहीं था, वो बस मैंने ऐसे ही डाल दी थी। लेकिन बाद में फिर मैंने सोचा कि चलो मैं आपको पूरा ही करवा देती हूँ, ठीक है? तो आदिकाल में हालाँकि ये वन लाइनर के माध्यम से करेंगे, थोड़ा इसको मैंने इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश की है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले तो देखेंगे हिंदी का आदि कवि, ये एक विवादास्पद प्रश्न है। इसमें हिंदी का जो आदि कवि है यानी कि प्रथम जो कवि है वो अलग-अलग विद्वानों ने अलग-अलग को माना हुआ है। ठीक है? हालाँकि मैं कल की क्लास में इनको बता चुकी थी लेकिन दोबारा से बताना चाहूँगी। शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को माना है पुष्य या पुंडकवि के नाम से जो प्रसिद्ध हैं। राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है, ठीक है? राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश को हिंदी ही माना है, इसीलिए उन्होंने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि मान लिया और ये इनकी सबसे बड़ी भूल थी, है ना? ये कल की क्लास में हमने बात भी की थी। राहुल सांकृत्यायन ने किसको माना है? सरहपा या सरहपा जो कि सिद्ध साहित्य के कवि थे। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने शालिभद्र सूरी को प्रथम कवि माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को माना है। बच्चन सिंह ने विद्यापति को, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज को माना है। ठीक है? रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो इन्होंने भी राजा मुंज या राजा भोज को माना है। और शुक्ल के अनुसार प्रथम महाकवि कौन है? चंद बरदाई। महाकवि अलग हैं, है ना? और प्रथम कवि अलग है, दोनों को याद रखना। तो विशेष बात क्या है इसमें? सर्वमान्य दृष्टि से हिंदी का प्रथम कवि सरैपा है। अगर सीधा-सीधा आपसे प्रश्न अगर पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम कवि किसको माना गया है ना? उसमें सर्वमान्य वगैरह नहीं लिखा रहता या फिर किसी विद्वान का नाम अगर नहीं है, तो आपको सरैपा को लगाना है, क्योंकि सरैपा की भाषा में हिंदी के शब्द स्पष्टतः देखे जा सकते हैं। अगर आपको वाक़ई में लगे कि हाँ, ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है, तो आप कॉपी पेन लेकर के बैठिए मेरे साथ में। पूरा टीजीटी, पीजीटी का पूरा टॉपिक वाइज़ मैं कोर्स यहाँ पर करा दूँगी आपको। यूजीसी नेट के लिए हिंदी साहित्य आपको बहुत ज़रूरी है, काव्य शास्त्र वगैरह सब करा दूँगी और उसके लिए अगर आपको बैच चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा एप्लीकेशन पर, ठीक है? उसमें सब कुछ करवाया हुआ है, पीवाईक्यू वगैरह सब कुछ। आगे यहाँ पर देखेंगे सरैपा हिंदी के प्रथम कवि अवश्य हैं, परंतु हमें उनकी कोई प्रबंध रचना प्राप्त नहीं होती। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी काव्य धारा जो कि 1945 में ये प्रकाशित हुई थी पुस्तक, इस ग्रंथ में उनकी कुछ मुक्तक रचनाओं को समावेशित किया गया है। किसकी मुक्तक रचना है? सरैपा की, ठीक है? यदि किसी प्रबंध ग्रंथ के रूप में हिंदी की पहली कृति का निर्धारण करना हो, सरैपा को प्रथम कवि तो मान लिया है लेकिन उनकी कोई भी रचना प्रबंध काव्य के रूप में नहीं सामने आई है, केवल मुक्तक रचनाएँ हैं और जो प्रबंध ग्रंथ लिखता है उसी को प्रथम कवि का दर्जा दिया जाना चाहिए, है ना? तो यहाँ पर निर्धारण अगर करना है प्रबंध ग्रंथ के रूप में हिंदी की पहली कृति तो वो है देवसेन कृत श्रावकाचार, जो 933 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और इसे हिंदी की प्रथम रचना माना जा सकता है, ठीक है? कवि के रूप में सरैपा लेकिन रचना श्रावकाचार है देवसेन की। देवसेन ने इस ग्रंथ में 250 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन किया है, ठीक है? यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। आदिकाल के नामकरण की बात करें, बार-बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे हमेशा इनमें कन्फ्यूज़ ही रहते हैं। जॉर्ज गिरिया जॉर्ज गिरियर्सन ने दिया है चारण काल नाम, मिस्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या दिया है? बीज वपन काल, ठीक है? ये मिस्र बंधुओं का आरंभिक काल है। क्या है? आरंभिक काल। कहीं-कहीं अलग-अलग पुस्तक में आपको अलग-अलग देखने को मिल जाते हैं। मैंने कई पुस्तकें देखी हैं, अलग-अलग लिखे रहते हैं लेकिन आरंभिक काल इनका ज़्यादा मतलब ठीक है, ठीक है? आगे है प्रारंभिक काल की भी बात करेंगे, किसने कहा है? राहुल सांकृत्यायन जी ने सिद्ध एवं सामंत काल का नाम दिया है।
ठीक है, राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध एवं सामंत काल, राम कुमार वर्मा जी ने संधि एवं चारण काल का नाम दिया है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र वीर काल कहते हैं। मोहन अवस्थी और सुमन राजे, इन दोनों ने आधार काल का नाम दिया है। आधार, आधार यानी कि नींव, नींव यहीं से शुरू हुई है हिंदी साहित्य की। कपिल कुलश्रेष्ठ ने अंधकाल कहा है। धीरेन्द्र वर्मा जी अपभ्रंश काल कहते हैं। राम खेलावन पांडे ने परिवर्तन एवं संक्रमण काल की संज्ञा दी है। गणपति चंद्र गुप्त ने आरंभिक एवं शून्य काल की संज्ञा दी है। ठीक है, आरंभिक एवं शून्य काल की संज्ञा किसने दी है? गणपति चंद्र गुप्त ने। अब गणपति चंद्र गुप्त का प्रारंभिक भी, ये दोनों मैंने कई किताबों में अलग अलग ये देखने को आपको मिल जाता है, ज्यादातर गाइड्स में, ये थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, रमा शंकर शुक्ल रसाल ने शैशव काल की संज्ञा दी है। रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा है। आगे देखेंगे, अब पढ़ेंगे हम यहाँ पर सबसे पहले अपभ्रंश साहित्य को। ठीक है, ये हमारा हो गया सामान्य परिचय। जैसा कि हम शुक्ल भी पढ़ रहे हैं, शुक्ल जी की भी हमारी क्लासेस हैं जो लगातार चल रही हैं। और अपभ्रंश साहित्य में क्या है, शुक्ल जी ने अपभ्रंश का समय 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी स्वीकार किया है। ठीक है, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी स्वीकार किया। अपभ्रंश का समय याद रखना। अपभ्रंश भाषा को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग संज्ञाएं दी हैं। तो अपभ्रंश भाषा को शुक्ल जी ने क्या कहा है? प्राकृत भाषा हिंदी कहा है। डॉक्टर भोलाराम व्यास क्या कहते हैं? अवट कहते हैं। इसके बाद आता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ये पुरानी हिंदी का नाम देते हैं। और विद्यापति ने देसिल बैना, ठीक है, देसिल बैना सब जग मिठा, इस तरह से बोलते हैं। तो ये देसिल भाषा का नाम दिया है किसने? देसिल बैना अपभ्रंश भाषा को। तो ये 4 चीजें आपको याद रखनी है। आगे देखते हैं, इसमें से कोई भी प्रश्न आपका छूटने वाला बिल्कुल नहीं है ना, परेशान मत होना। आपको अगर ये विश्वास नहीं रहता है कि भई हमें यहाँ पर भी इतना अच्छा कंटेंट मिल सकता है, तो आप पूरी क्लास लेकर के देखिए और फिर किसी की भी किताब पढ़ लेना। ठीक है, विशेषतः प्राकृत से बिगड़कर जो रूप बोलचाल की भाषा ने ग्रहण किया, वही रूप कालांतर में काव्य रचना के लिए रूढ़ हो गया, उसे ही अपभ्रंश कहा गया। अपभ्रंश के बोलचाल वाले लोकोन्मुखी रूप को ही देश भाषा कहा गया। ठीक है, ये यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लेना इसको। जब देश भाषा का यही रूप साहित्य में प्रयुक्त होने लगा, तो वो अपभ्रंश कहलाया। भरत मुनि जो कि 3री विक्रम शताब्दी में मौजूद थे, इन्होंने इसे अपभ्रंश नाम नहीं देकर देश भाषा कहा है। ये पूछा जाता है भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम कहा है, दिया है? तो इन्होंने देश भाषा नाम दिया है। और भरत मुनि का भी मैं आपको बता दूं साथ में, इनका भी 3री विक्रम शती यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन कुछ विद्वान इनको 2री शताब्दी में मौजूद मानते हैं। ठीक है, ये विद्वान गड़बड़ करते हैं भाई, हम नहीं करते। अपभ्रंश नाम सबसे पहले वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है। अपभ्रंश नाम का सबसे पहले जो प्रयोग है वो कहाँ पर मिलता है? तो ये राजा धारसेन द्वितीय, ठीक है, इनके शिलालेख, इन्होंने जो शिलालेख खुदवाया था उसमें अपने पिता, इनके पिता का नाम था गुहसेन, अपने पिता को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि बताया है। ठीक है ना, उस शिलालेख में इन्होंने लिखवाया था कि मेरे पिताजी संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों के कवि थे। तो ये जो अपभ्रंश शब्द है वो मिला ही यहाँ पर सबसे पहले। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं अपभ्रंश के कवि में कौन कौन शामिल है। तो सबसे पहला नाम यहाँ पर आता है स्वयंभू का। ठीक है, स्वयंभू का जो जन्म है वो 783 ईस्वी के आसपास होता है और कहाँ पर होता है? कर्नाटक के अंदर होता है। अपभ्रंश भाषा के प्रथम जैन कवि के रूप में इनको सम्मान प्राप्त है। ठीक है, ये अपभ्रंश भाषा के प्रथम जैन कवि इनको माना जाता है। अपभ्रंश भाषा का याद रखना है। स्वयंभू को अपने जीवन काल में ही कविराज चक्रवर्ती, छंदस चूड़ामणि की उपाधियां भी मिली थी और ये अपभ्रंश साहित्य के वाल्मीकि भी माने जाते हैं। ठीक है, अपभ्रंश साहित्य का वाल्मीकि किसको कहा जाता है? तो शंभू को कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और भोला शंकर व्यास ने इन्हें अपभ्रंश साहित्य का कालिदास भी बताया है। ठीक है, भोला शंकर व्यास ने इनको क्या कहा है? जिन्होंने अपभ्रंश भाषा को अभट्ट कहा है, उन्होंने ही कालिदास का नाम दिया है। इनके उपलब्ध रचनाओं की अगर बात करते हैं, और वो भी डिटेल में, सब कुछ डिटेल में मैं आपको पढ़ा रही हूँ, डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ पूरा साहित्य। ठीक है, सब कुछ, काव्य शास्त्र हो, भाषा विज्ञान हो, और देखेंगे हमारे पास अगर टीजीटी पीजीटी के लिए समय बचेगा तो हम व्याकरण भी कंप्लीट यहीं पर करेंगे, मतलब पूरा कोर्स करवाऊंगी मैं आपको। ठीक है, अगर आपको वाकई में विश्वास है तो आप जरूर जुड़िए मेरे साथ में, और कहीं भी इधर उधर भटकने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, सारे बच्चों को शेयर कर देना और बस जुड़े रहना। हर क्लास को आपको देखना है, कोई भी क्लास आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, लिख लीजिए। नहीं लिखना चाहते हैं तो आप नोट्स भी मंगवा सकते हो। ठीक है, पौंचरियों की बात करें तो इसे स्वयंभू पूर्ण नहीं कर सके थे।
इसे स्वयंभू पूर्ण नहीं कर पाए थे पवनचरियों को, उनके पुत्र त्रिभुवन ने इसे पूरा किया था। ये राम कथा का महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसे जैनी रामायण भी कहा जाता है। ठीक है, इसे जैनी रामायण भी कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। राम कथा का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, यानी कि राम की कथा का इसमें वर्णन किया गया है। इसमें 5 कांड हैं। आप जानते हैं रामचरितमानस में 7 कांड है, रामायण में 7 कांड है, लेकिन पवनचरियो जो कि राम कथा ही है इसमें भी, लेकिन इसमें 5 कांड हैं। 5 कांडों के नाम देख लीजिए, विद्याहर कांड, उज्जा कांड, सुंदर कांड, जुज्ज कांड और उत्तर कांड। यानी कि 2 कांड इसमें कॉमन है, सुंदर कांड और उत्तर कांड, जो कि हमारे रामायण से मेल रखते हैं। इस ग्रंथ में वीर, श्रृंगार, करुण और शांत रस, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक और श्लेष आदि अलंकार और पद्दड़िया बंध का प्रयोग इसमें किया गया है। ठीक है, इसमें कौन कौन से रस प्रयोग हुए हैं? वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस, शांत रस। ठीक है, और इसमें कौन कौन से अलंकार आदि आए हैं, उपमा उत्प्रेक्षा सबका प्रयोग इसमें किया गया है, और पद्दड़िया बंध का भी इसमें प्रयोग किया गया है। पवनचरियों में कुल 2000 श्लोक वर्णित हैं। ठीक है, पवनचरियों में कितने हैं? कुल 2000 श्लोक वर्णित हैं। इस ग्रंथ में उल्लेख है कि सीता ने अग्नि परीक्षा के बाद जैन धर्म को अपना लिया था। ठीक है, पवनचरियों में कुल 2000 श्लोक वर्णित हैं और इसी में ये बताया गया है कि सीता ने अग्नि परीक्षा के बाद जैन धर्म को अपना लिया था। जब अग्नि परीक्षा दी थी उसके बाद, अग्नि परीक्षा कब दी थी ये आप जानते ही होंगे, राम रावण के युद्ध के बाद, जब राम जी के पास सीता जी आई थी तब अग्नि परीक्षा हुई थी। अगला ग्रंथ मिलता है स्वयंभू का रिट नेमी चरियु, इसे हरिवंश पुराण भी कहा जाता है। ठीक है, रिट नेमी चरियु को क्या कहा जाता है? हरिवंश पुराण के नाम से भी जाना जाता है। और इस ग्रंथ में कृष्ण की कथा वर्णित है। ठीक है, पवनचरियो में राम की कथा का वर्णन है और रिट नेमी चरियो में कृष्ण की कथा का वर्णन है। अगला ग्रंथ यहाँ पर मिलता है इनका स्वयंभू छंदस। ठीक है, स्वयंभू छंदस में इस ग्रंथ में प्राकृत एवं अपभ्रंश कवियों के छंद संकलित हैं। स्वयंभू छंदस में क्या है? इस ग्रंथ में प्राकृत और अपभ्रंश कवियों के छंद मिलते हैं। कवि स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया है, तो पुष्पदंत को अपभ्रंश का व्यास कहते हैं। ये दोनों एक साथ लिख दिया ताकि आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं हो। ठीक है, स्वयंभू अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं और पुष्पदंत को अपभ्रंश का व्यास कहा जाता है। स्वयंभू ने स्वयं को कवि कुल तिलक, काव्य रत्नाकर और सरस्वती निलय की उपाधियां दी हैं। मतलब स्वयंभू ने खुद को ही ये सारी उपाधियों से नवाजा है। ऊपर इनके कवि इनको छंदस चूड़ामणि के नाम से भी जाना जाता है। ऊपर हमने अभी 2 उपाधियां देखी हैं, लेकिन स्वयंभू ने स्वयं को जो उपाधियां दी हैं वो भी आप याद रखना। ठीक है, कवि पुष्पदंत की अगर बात करें तो इनको अभिमान मेरु कहा जाता है ना। इनको अपनी विद्वता का बड़ा ही घमंड था, इसलिए अभिमान मेरु का नाम दिया गया। समय की बात करें तो 959 से 972 के मध्य में, यानी कि 10वीं शताब्दी के आसपास ये मौजूद रहे हैं पुष्पदंत जी। और अपभ्रंश भाषा के सूर्य कवि भी इनको कहा जाता है। पुष्पदंत को अपभ्रंश का व्यास तो कहा ही जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसको अपभ्रंश भाषा का सूर्य कवि भी कहा जाता है। आगे पुष्पदंत ने शैव धर्म को छोड़कर जैन धर्म को अपनाया। ठीक है, पुष्पदंत ने क्या किया? शैव धर्म को छोड़कर जैन धर्म को अपनाया। इन्हें अपने ज्ञान की पूर्ण जानकारी थी, इसीलिए स्वयं को ये सर्वश्रेष्ठ समझते थे। ठीक है, पुष्पदंत ने शैव धर्म में थे ये पहले, लेकिन शैव धर्म को छोड़कर इन्होंने क्या किया? जैन धर्म को अपनाया और इन्हें अपने ज्ञान की पूर्ण जानकारी थी, इसीलिए स्वयं को ये क्या समझते थे? सर्वश्रेष्ठ समझते थे। और सर्वश्रेष्ठ कारण होने के कारण ही इनको थोड़ा मतलब घमंड आ गया था, और घमंड के कारण ही इनको क्या कहा गया? घमंड के कारण पुष्पदंत ने शैव धर्म को छोड़ा और जैन धर्म को अपनाया। ठीक है, इन्हें अपने ज्ञान की पूर्ण जानकारी थी, इसीलिए क्या कहा गया इनको? अभिमान मेरु कहा गया था, क्योंकि इन्हें बहुत ज्यादा अपने ऊपर मतलब इस तरह का अभिमान था कि मुझे सब कुछ, अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने वाले कवि थे। समकालीन विद्वानों ने इन्हें अपभ्रंश का व्यास कहा है। भोला शंकर व्यास की अगर बात करें तो भोला शंकर व्यास ने इन्हें अपभ्रंश साहित्य का माघ, भारवी, बाण और भवभूति कहा है। ठीक है, भोला शंकर व्यास ने इन्हें क्या कहा है? अपभ्रंश साहित्य का माघ, भारवी, बाण और भवभूति बताया है। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज में पुष्पदंत को भाषा की जड़ कहा है। ठीक है, शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज को, शिव सिंह सरोज जो अपना ग्रंथ लिखा था 1883 में प्रकाशित हुआ, इसमें पुष्पदंत को भाषा या कहीं कहीं आपको भाका की जड़ देखने को मिलेगा। ठीक है, भाका की जड़ कहा गया है। इनके ग्रंथों की अगर बात करें तो पहला ग्रंथ इनका मिलता है महापुराण।
ये एक प्रबंध काव्य है। इसका मूल नाम है तृष्टि महापुरासी गुणव अलंकार। ठीक है, इसका मूल नाम क्या है? इस प्रबंध काव्य का महापुराण का नाम है तृष्टि महापुरासी गुणव अलंकार। बाद में महापुराण नाम रखा गया। और ये महापुराण जो ग्रंथ है इसमें 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र है और जो कि 20,000 पदों में वर्णित किया गया है। ठीक है, कितने? 20,000 पदों में इसे वर्णित किया गया है 63 महापुरुषों के जीवन को। ये 102 छंदियों में लिखा गया महाकाव्य है, ये भी याद रखना। और इस ग्रंथ में रामायण एवं महाभारत की कथा को एक साथ नीबद्ध करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, याद रखना है, ना तो ये रामायण पर आधारित है और ना ही महाभारत, लेकिन दोनों को कथा को यहाँ पर एक साथ रखने का प्रयत्न किया गया है 102 संधियों में। अगला ग्रंथ मिलता है पुष्पदंत जी का नय कुमार चरियु। ठीक है, नय कुमार चरियु, इसका हिंदी नाम की बात करें तो नाग कुमार चरित या फिर जय कुमार चरित के नाम से भी इसे जाना जाता है, लेकिन अपभ्रंश में इसे नय कुमार कहते हैं। इस ग्रंथ में श्री कृष्ण गाथा वर्णित है। ठीक है, इस ग्रंथ में कौन है? श्री कृष्ण की गाथा वर्णित है। स्वतंत्र रूप से यह एक खंड काव्य है और इसी में खौलते तेल में सर्पवध का वर्णन किया गया है। याद रखना है, जो नय कुमार चरियु नाग कुमार चरित के नाम से भी आप जानोगे, तो ये एक खंड काव्य है और इसी में खौलते तेल में सर्पवध का वर्णन किया गया है। तीसरा ग्रंथ मिलता है जस हर चरियु। 4 संधियों के इस खंड काव्य में नगर जीवन के साथ साथ ग्राम्य जीवन की रमणीय झांक प्रस्तुत की गई है। ठीक है, याद रखना है, इसमें नगर और ग्रामीण दोनों के जीवन को यहाँ पर दर्शाया गया है। इस ग्रंथ में मधुर ग्रामीण गीत की संयोजना भी है तथा जसर यानी कि यशोधर, जसर का नाम क्या है? यशोधर नामक पुरुष चरित्र का भी वर्णन इसमें मिलता है। डॉक्टर तगाड़े ने पुष्पदंत की भाषा को मराठी की जननी बताया है। ठीक है, पुष्पदंत की भाषा को कैसा बताया है? मराठी की जननी कहा है। अगला नाम यहाँ पर आता है कवि का, वो है कवि धनपाल। कवि धनपाल के समय की बात करें तो ये 10वीं शताब्दी में मौजूद थे और इनके प्रमुख ग्रंथ का नाम है भविष्यत कथा या फिर भविष्यत कहा। ठीक है, याद रखना है, इनका प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? भविष्यत कथा या भविष्यत कहा। श्रुत पंचमी रास भी इनको कहा जाता है। यह लौकिक चरित काव्य है। इस ग्रंथ में एक बनिया की कथा भी वर्णित है जिसमें जैन धर्म में दीक्षित होने पर अपने सभी पापों से मुक्ति प्राप्त करता हुआ बताया गया है। ठीक है, जो कवि धनपाल है इसका इनका जो ग्रंथ है भविष्यत कहा, ये एक लौकिक चरित काव्य है, याद रख लेना। और इसमें बनिया की कथा को दर्शाया गया है। आदिकालीन ये प्रथम रचना है जिसमें किसी एक व्यक्ति के जीवन को आधार बनाकर ग्रंथ लिखा गया था। उससे पहले आदिकाल में आप जानते हो किसी एक को नहीं बल्कि किसी एक व्यक्ति के जीवन पर कथा जो रचना है वो नहीं की जा रही थी, है ना, पूरे समाज को ध्यान में रखकर या फिर राजा महाराजाओं का इस तरह से, मतलब रामायण को महाभारत को इस तरह से वहां पर आधार बनाया जा रहा था, लेकिन उन्होंने केवल एक व्यक्ति के जीवन को आधार बनाया। किसने? भविष्यत कहा में। ठीक है, कवि धनपाल जी ने। डॉक्टर याकोबी ने इसे संपादित किया था। संपादित करने वाले कौन है? डॉक्टर याकोबी। आगे नाम आता है यहाँ पर जोइंदू का। जोइंदू भी 10वीं शताब्दी में मौजूद थे। इन्होंने 2 महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी हैं, परमात्मा प्रकाश और योग सार। ठीक है, 2 रचनाएं मिलती हैं जोइंदू की और दोनों रचनाओं से ही अपभ्रंश साहित्य में दोहे काव्य की अविरल परंपरा का सूत्रपात हुआ था। ठीक है, जोइंदू की ये जो दोनों रचनाएं इन्हीं से ही अपभ्रंश साहित्य में दोहे काव्य की अविरल परंपरा का सूत्रपात हुआ। अगला नाम यहाँ पर आता है राम सिंह का। राम सिंह 11वीं शताब्दी में मौजूद थे और इनकी रचना है पाहुड़ दोहा। ठीक है, राम सिंह की रचना का नाम क्या है? पाहुड़ दोहा। इसमें सांसारिक एवं इंद्रिय सुख की निंदा एवं आत्म अनुभूति को महत्व प्रदान किया गया है। याद रखना अच्छे से, राम सिंह की जो पाहुड़ दोहा है इसी में सांसारिक एवं इंद्रिय सुख की निंदा की गई है और आत्म अनुभूति को महत्व प्रदान किया गया है। राम सिंह को अपभ्रंश का रहस्यवादी कवि माना जाता है। ठीक है, एक भी कोई भी पर्सन मुझे नहीं लगता कि आपका बाहर जाएगा। ये नोट्स हमने जो तैयार किए हैं ना, इस हिंदी साहित्य के जो नोट्स तैयार किए हैं वो डॉक्टर बच्चन, नगेंद्र जी अलग अलग सभी रचनाओं को मतलब आधार बना करके ये नोट्स तैयार किए गए हैं। आप समझ सकते हो, है ना, कितने अच्छे से तैयार किए गए हैं। तो इसमें अगर आप मंगवाना चाहो ना, आपके पास समय कम है तो भाई आप घर पे भी मंगवा सकते हो या फिर आप इसकी पीडीएफ भी ले सकते हो। 250 रुपए में पीडीएफ आपको मिल जाएगी, है ना। मैं पहले ही पैसे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बाद में बच्चे फिर मैसेज कर देते हैं, फिर बहुत सारा टाइम वेस्ट करते हैं बात करके और फिर लेते नहीं हैं। तो अगर आपका पूरा मन हो तो ही आप ले सकते हैं।
डॉक्टर हीरालाल ने इनका जो आविर्भाव है वो 1000 ईस्वी माना है। ठीक है, डॉक्टर हीरालाल ने क्या माना है? इनका आविर्भाव 1000 ईस्वी माना है। जिनदत्त सूरी की बात करें तो ये 12वीं शताब्दी में मौजूद थे। जिनदत्त सूरी 12वीं शताब्दी में मौजूद थे। जिनदत्त सूरी कृत उपदेश रसायन रास 80 पद्यों में रचित नृत्य गीत है। कृष्ण रास लीला के नृत्य गीत के भक्तिकालीन सूत्र अपभ्रंश की इसी काव्य परंपरा से जुड़ते हैं। मतलब जिनदत्त सूरी की एक रचना आपको याद रखनी है जिसका नाम है उपदेश रसायन रास, और ये 80 पद्यों में लिखी गई है जो कि कृष्ण रास लीला के नृत्य गीत से संबंधित है। इतना याद रखना है इनके बारे में, ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता। आगे पढ़ेंगे हम यहाँ पर अद्यमान या फिर अब्दुल रहमान या इनका अब्दुल रहमान, कोई भी नाम आप जान लेना। ये 12वीं 13वीं शताब्दी में मौजूद थे और इनके द्वारा रचित जो रचना है वो लिखी गई थी संदेश रासक। ठीक है, संदेश रासक रचना लिखी गई। ये 3 प्रकरणों एवं 223 छंदों का खंड काव्य है। याद रखना है, अब्दुल रहमान की संदेश रासक में 3 प्रकरण और 223 छंदों का खंड काव्य है ये। इस काव्य में विक्रम की एक वियोगिनी की विरह व्यथा का षड ऋतु परंपरा में वर्णन है। 12 मासा का वर्णन तो आप जानते हैं, जैसे पद्मावत में किया गया है और जैसे कि बीसलदेव रासों में किया गया है, लेकिन इसमें षड ऋतु का यानी कि 6 ऋतुओं का वर्णन इसमें किया गया है। इसमें 12 महीनों का नहीं बल्कि 6 ऋतुओं का वर्णन हुआ है, याद रखना। संदेश रासक की अगर बात करें, 12 मासा का तो बार-बार पूछ लिया गया क्वेश्चन, हो सकता है इस बार ये पूछ लिया जाए, है ना? इसी तरह से क्वेश्चन है जो घुमा फिरा कर पूछ ले जाते हैं। संदेश रासक ये अब्दुल रहमान की रचना है जिसमें किसी इस्लाम अब्दुल रहमान जो थे वो मुस्लिम धर्म से संबंधित थे, है ना? लेकिन इन्होंने जो संदेश रासक लिखा था वो किसी भारतीय भाषा में रचित प्रथम रचना मानी जाती है। किसी इस्लाम धर्मावलंबी के द्वारा भारतीय भाषा में रचित ये प्रथम रचना है और इस ग्रंथ में नक्सिक वर्णन परंपरा एवं वियोग के मार्मिक चित्रण है जो किया गया है। संभवतः इसी परंपरा के अनुकरण पर रीतिकालीन श्रृंगारिक काव्य लिखा गया था। ठीक है, याद रखना है, संदेश रासक की इसी परंपरा के आधार पर रीतिकालीन जो श्रृंगारिक काव्य वो लिखा जाने लगा। नक्सिक वर्णन परंपरा का जो इन्होंने और वियोग के मार्मिक चित्र जो इन्होंने यहाँ पर उकेरे थे उनका ही रीतिकाल में पालन किया गया है। मतलब उन्होंने भी तो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा। आदिकालीन अपभ्रंश से मुक्त हिंदी रचनाएं कौन सी हैं, इन पर बात करते हैं, जो कि अपभ्रंश में नहीं लिखी गई लेकिन आदिकालीन थी। सबसे पहला नाम यहाँ पर आता है खुमान रासो, जो कि दलपति विजय की रचना है। बीसल देव रासो नरपति नाल है। परमाल रासो जगनिक की रचना है। जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की रचना है। जयचंद प्रकाश भट्ट केदार। पृथ्वीराज रासो चंदवरदाई। चंदन बाला रास आसगु कवि। स्थूली भद्र रास जिनधर्म सूरी। इसके बाद है रचना और रचनाकार भी याद कर लेना अच्छे से, ठीक है। रेवंत गिरी रास विजय सेन सूरी की रचना है। वसंत विलास ये किसी अज्ञात कवि के द्वारा लिखी गई है। अमीर खुसरो की पहेलियां और पदावली विद्यापति की, ठीक है, विद्यापति की पदावली कृष्ण भक्ति पर आधारित है। तो ये 12 ग्रंथ हैं जो अपभ्रंश से मुक्त हैं। इनमें अपभ्रंश का कोई रोल नहीं है, अपभ्रंश भाषा का प्रयोग नहीं किया गया है इनमें, ये याद रखना, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अपभ्रंश से प्रभावित रचनाएं कौन सी हैं? आदिकाल में कौन सी रचनाएं जो अपभ्रंश से प्रभावित हैं? तो कीर्तिलता कीर्तिपता जो कि कीर्तिपता का जो कि विद्यापति जी की हैं, दोनों अवट्ट में लिखी गई। और हम्मीर रासो जो कि सारंगधर की रचना मानी है। और विजयपाल रासो, ठीक है, विजयपाल रासो, ये 4 रचनाएं जो कि अपभ्रंश से प्रभावित मानी गई हैं। आदिकालीन साहित्य का वर्गीकरण 6 भागों में किया गया है, याद रखना, ठीक है। जो अपभ्रंश काव्य है वो अलग है, अभी तक हम उसको पढ़ रहे थे, लेकिन अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे ये सारी चीजें 6 भागों में इसका वर्णन किया गया है। सिद्ध साहित्य, ठीक है, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, राज साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य या फिर गद्य साहित्य, ठीक है। आदिकालीन साहित्य का वर्गीकरण 6 भागों में। मुझे लगता है जो बच्चे अभी फ्रेशर हैं, जो शुरुआती तैयारी कर रहे हैं, तो आज की क्लास इतनी लंबी काफी है उनके लिए, है ना। या फिर सिद्ध साहित्य को पढ़ लेते हैं। चलो आज की इतनी काफ़ी है, फिर हम थोड़ा 1 घंटे की लगभग डेली क्लास करेंगे। आप बता देना मेरे को कि आपको कितनी मतलब कितने परसेंट आप करने में सक्षम हो। आप कमेंट सारे बच्चे देखिए, अगर आप वाक़ई में चाहते हो, अभी तो मेरी पहली क्लास है ना? और पेड बैच भी मैंने पब्लिश किया है, लेकिन मैं उसको अनपब्लिश करना चाहती हूँ। मेरा मन है मैं सब कुछ यूट्यूब पर कराऊँ। अगर आप वाक़ई में चाहते हो कि आपको यूट्यूब पर आपको कहीं पैसे नहीं देने पड़े, बहुत सारे गरीब बच्चे, हमारे गरीब स्टूडेंट्स हैं जो कि मतलब अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो आप यहाँ पर पूरी तैयारी कर सकते हो, ये गारंटी के साथ मैं कह रही हूँ।
आपको कहीं इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही चैनल पर बस आप फ़ोकस लगा कर के पढ़िए। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो सारे बच्चे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करेंगे और हाइप करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है? आप जितना ज़्यादा मुझे यहाँ पर यूट्यूब पर सपोर्ट करोगे, उतना ही आपके लिए फ़ायदे होगा और उतना ही जिस टॉपिक के लिए आप क्लास चाहेंगे, सबकी हर टॉपिक पर आपको क्लास मिलेगी और वो भी बेहतरीन कंटेंट के साथ, और साथ बाद में हम फिर पीवाईक्यू भी कर लेंगे। ठीक है? अगर आपको ये मेरी बात अच्छी लगी है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताना कि हाँ मैम करवाइए। अगर आप कहेंगे, तो ही मैं आगे बढ़ पाऊँगी। अदरवाइज़ हम पेड कोर्स बेचेंगे फिर, है ना भई? है ना? क्योंकि कहीं न कहीं तो सपोर्ट चाहिए सभी को, कोई भी देखो बिना फ़ायदे के कोई भी कुछ भी नहीं करता इस दुनिया में, है ना? मुझे भी आपसे इतना ही लोभ है कि आप बस लाइक सब्सक्राइब कर लिए, इसमें आपका पैसा नहीं लगता। मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ ये आप लोग समझ भी नहीं सकते हो, है ना? रातों की नींद मतलब हराम हो जाती है, जितना पढ़ने में इतना एनर्जी वेस्ट नहीं करते, जितना हम क्लास बनाने में कर देते हैं। तो बस इतना अगर आप समझ सकते हैं तो समझ लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा खूब क्लास को कमेंट सारे बच्चे कमेंट करना, ठीक है? चाहे आप यस, नो, नाइस, गुड, वेरी गुड कुछ भी लिखो लेकिन कमेंट ज़रूर करना।